बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा गिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। कराची स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी का रुझान देखा गया। कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स 40,700 की नफसातियत से गिरकर 46,100 की नफसातियत पर ट्रेड हुआ। दूसरी जानब अगर मैं बात करूं करेंसी मार्केट की, तो करेंसी मार्केट में इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट, डॉलर तारीख रकम कर रहा है। अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ डॉलर नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। ओपन मार्केट में डॉलर 323 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हुआ। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 304 रुपए 50 पैसे की सतह पर ट्रेड हुआ। मुस्तकिल रुपए की कीमत पर दबाव का सिलसिला जारी है। इंपोर्ट बिल की अदायगियां सर पर हैं, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में भी रुपए की कदर गिरावट का शिकार होगी। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे थर में चीनी कंपनी के वाजिबात की अदम अदायगी के मामले पर। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि चाइना की मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने वाजिबात की अदम अदायगी पर एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी को ख़त लिख दिया है और कहा है कि वाजिबात की अदम अदायगी का जो सिलसिला है इसको बंद किया जाए। और 5 करोड़ डॉलर तक चीनी कंपनी के वाजिबात पहुंच चुके हैं और आइंदा 4 माह में मजीद 3 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ करनी है। चीनी कंपनी ने मरासला भिजवा दिया है हुकूमत को और कहा है कि जल्द अज जल्द वाजिबात को फिलफौर अदा किया जाए, वरना काम रोक देंगे। अगर काम रुक जाता है तो 10 सितंबर के बाद कोयले की यौमिया 25,000 टन पैदावार जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। इस हवाले से हुकूमतों ने सर जोड़ लिए हैं, ख्वाह वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत। और इस हवाले से एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने कहा है कि हमने स्टेट बैंक से भी रब्ता कर लिया है और अनकरीब हम इस मामले को हल कर देंगे। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कॉन्ट्रैक्ट का दौरानिया आइंदा 4 माह में ख़त्म हो जाएगा चीनी कंपनी से, और चीनी कंपनी चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से कबल उसके तमाम वाजिबात जो डॉलर्स में अदा करने हैं उसकी फिलफौर अदायगी कर दी जाए। इसके अलावा मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि स्टेट बैंक हंगामी बुनियादों पर शरह सूद का ऐलान कर सकता है कबल अज़ वक्त। ये बड़ी खबर है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद का ऐलान कर सकती है। ज़रा ये बताते हैं कि जुम्मे के रोज़ हंगामी बुनियादों पर शरह सूद का ऐलान हो सकता है और शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक मदाखलत करेगा और मुल्क में होशरुबा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कबल अज़ वक्त इंटरेस्ट रेट का ऐलान किया जा सकता है। वैसे ही पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अगर मज़ीद इजाफा होगा तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा। शरह सूद का ऊपर जाना इक़्तिसादी माहिरीन की नज़र में भी एक गलत कदम होगा और सनती जो इलाके हैं उन पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि वैसी सनतें नहीं चल रही हैं। और अगर शरह सूद में इजाफा होगा तो इस शरह सूद पर सनती जोन मुकम्मल तौर पर अपनी सनतों को बंद करने का सोचेंगे। इसके अलावा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब देखना यह है कि ये दौरा एंड टाइम पर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने भी इससे पहले देखा कि सऊदी वली अहद पहले भी पाकिस्तान आना चाहते थे और एंड टाइम पर यह खबर आई कि वली अहद का विज़िट कैंसिल हो गया। लेकिन बहरहाल एक वाहिद ये उम्मीद की किरण है पाकिस्तानी मईशत के लिए कि अगर सऊदी वली अहद पाकिस्तान आते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक बड़े ऐलानात मुतवक्के है। 4 से 6 घंटों का ये दौरा होगा। उसके बाद सऊदी वली अहद भारत जाएंगे और वहाँ पर उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वज़ारत तवानाई की, तो हुकूमत की कोशिश होगी कि प्लग इन बैग स्कीम के ज़रिए गर्दिशी कर्ज़ों को कम किया जा सके। अगर गर्दिशी कर्ज़ों को कम करने का मंसूबा फाइनलाइज हो जाता है तो ये बड़ी बुरी खबर होगी सार्फिन के लिए कि गैस मज़ीद महंगी करनी पड़ेगी। ज़रा ये बताते हैं कि गैस की कीमतों में 45 से 50% इजाफा होगा, जिसके बाद गर्दिशी कर्ज़ों को कम किया जाएगा, क्योंकि IMF की डिमांड है कि सर्कुलर डेट्स को कम किया जाए। कम करने के हवाले से गुज़िश्ता हुकूमत ने भी प्लानिंग की और मौजूदा हुकूमत भी इस प्लानिंग को आगे बढ़ा रही है और इस हवाले से IMF से मुस्तकिल राब्ते में है। ये तमाम मौज़ूआत हैं, इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसी हवाले से हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है माहिर मईशत हैं सलमान नकवी। आपका बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सबसे पहले तो ये बता दें कि कराची स्टॉक मार्केट में भी आज मंदी का रुझान देखा गया। 700 पॉइंट्स माइनस चली गई। सिर्फ एक खबर ने कराची स्टॉक मार्केट की चूल्हे हिला दी कि कबल अज़ वक्त मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा 100 से 200 बेसिस पॉइंट, और ये भी कहा जा रहा है कि 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा। ये जो एक स्पेकुलेट हुई है खबर, इसकी वजह से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स माइनस से माइनस हो गया, 700 पॉइंट्स माइनस हुआ और 46,200 की नफसियातियत पे बंद हुआ। लो लेवल 46,100 था। क्या कहते हैं आप इस हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दुरुस्त फरमाया, मेन वजह आपने बता दी है। ना सिर्फ आज, कल भी मोर देन 700 पॉइंट्स की मंदी आई थी और गुज़िश्ता कई सेशन से मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो आपने अभी शुरू में अपने इंट्रो में बता दिया है, डॉलर का एप्रिशिएट करना, और डॉलर का बढ़ना हमारी मुल्क की मईशत के लिए ज़हर कातिल है, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं। हमारे यहाँ फ्यूल से लेकर और तमाम इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है डॉलर पे। हम डॉलर के ज़रिए बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद चीज़ें बनाते हैं। जब डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल भी बढ़ता है, बिजली की कीमतें भी बढ़ती हैं, तमाम चीज़ों में इजाफा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो शरह सूद बढ़ाकर जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। एक चैन बन जाती है जो मुसलसल नेगेटिव होती है। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। एक ट्रेडर या बिजनेसमैन कोई फ़ैसला कर नहीं सकता, उसे नहीं पता कल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, उसे नहीं पता कल डॉलर का रेट क्या होगा। वो फिर साइड लाइन इख्तियार करता है, अपने काम को बंद करता है, इंडस्ट्री को शट डाउन करता है, वेट करता है। और उसके साथ साथ इतनी महंगाई होने के बाद बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो वारे में नहीं आ रहे हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो गए, लॉसेस में आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियाँ, ख़ास तौर पे ऑटो इंडस्ट्री इसमें काबिल ज़िक्र है, अपनी इंडस्ट्रियाँ शट डाउन करना शुरू कर दी हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको बताई, डॉलर है। उसके अलावा हमारे मुल्क में जो सियासी अनसर्टेनिटी का एक पहलू रहता है, ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है हमारे कारोबारी सेक्टर पर जो है नेगेटिव असरात इसके मुरतब होते हैं। स्टॉक मार्केट में क्योंकि मार्केट ओवरबॉट थी और फ्यूचर की पीरियड ख़त्म होता है लास्ट वीक में, तो मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में थी। लिहाजा टेक्निकल करेक्शन भी जारी है और जो फाइनेंसिंग पर इतनी बड़ी शेयर्स की क्वांटिटीज़ मौजूद हैं वो भी ऑफलोड करी जा रही हैं। तो अमूमन जब भी मार्केट ओवरबॉट होती है तो इसी तरीके से जो है मंदी का सिलसिला जो है वो चलता है। हाउएवर मगर मगर सलमान साहब, ये हमारी फॉरेक्स मार्केट में डॉलर रोजाने की बुनियाद पे 1 रुपये सवा रुपये बढ़ रहा है। इंडिया बैंक और ओपन मार्केट में तो खैर लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है। तो ये हमारे मुल्क की कौन सी मार्केट है कि जिसमें डॉलर तवातुर के साथ बढ़ रहा है और एक एक डेढ़ डेढ़ रुपये के गैप से बढ़ रहा है? और ये गैप जो है इंडिया बैंक और ओपन मार्केट का, जो 1.25% होना चाहिए, ये अब तकरीबन 5% तक पहुंच चुका है। तो ये हमारी मार्केट में कोई बाउंड्रीज नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है? हमजा साहब, ये पिछली दो हुकूमतें ख़ास तौर पे, और इसके अलावा जितनी भी 10, 15 या 20 साल में हुकूमतें आईं, उन सब की ये मैं समझता हूँ नाअहलियत का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। डॉलर को हमने एक तो हमने इम्पोर्ट ओरिएंटेड अपना मुल्क को कंट्री बनाया हुआ है, हम अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं गए, हमें हर चीज़ इंपोर्ट करना पड़ती है। फिर डॉलर जब मुल्क में कमी है, मुझे नहीं समझ आती अभी जो केयर टेकर्स हैं, ये बड़े तजर्बेकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सिर्फ एक ही सिमत में बैठ जाएं और कि डॉलर को किसी तरीके से भी कंट्रोल करें, डॉलर का मुल्क में जो है मुल्क में आमद का सिलसिला बहाल करें। डॉलर के बहुत बड़ी क्वांटिटी स्मगलिंग की वजह से चली जाती है। स्मगलिंग पर कोई तवज्जो नहीं होती, सिर्फ एक तवज्जो होती है, शरह सूद बढ़ा दो, कहीं से कर्ज़ा ले लो, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर IMF की कंडीशन है कि ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो पिछले कई दिन से काफ़ी ज़्यादा है। 1.25% से कई गुना ज़्यादा ये एक बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है, इससे IMF नाराज़ भी हो सकता है। लिहाजा हम मौजूदा हुकूमत को पहली कोशिश ये करना चाहिए कि डॉलर की वाफर मकदार में अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं। इसके लिए स्मगलिंग को कंट्रोल करें, फालतू इंपोर्ट को कर्टेल करें, और वो एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट करने के बाद, यानी पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें सहूलतें फ़राहम करती है, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं और अपने डॉलर को बाहर इसलिए रोक लेते हैं कि जब डॉलर बढ़ेगा हम उस वक्त मंगाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इस तमाम लीकेजेस को रोकना पड़ेगा। महंगी तरीन बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगा तरीन फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ मार्केटें रात के 10-10, 11-11 बजे बंद हो रही हैं, दिन की रोशनी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हर वो काम कर रहे हैं जो हमारी मईशत को तबाह बर्बाद कर दो और ये काम अब नहीं चल सकता। मौजूदा हुकूमत को चाहिए सख्त इक़दामात ले, अनटैक्स सेक्टर्स पर टैक्स लगाए, जो बिजली की चोरियां हैं, बिजली के बिल पे नहीं हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करे, और उसके साथ साथ जो है एक टाइमिंग मुकर्रर करे। सलमान साहब, आप कह रहे हैं कि टैक्स की चोरियों को रोकें, बिजली की चोरियों को रोकें। अगर टैक्स की चोरियों को रोकेंगे तो उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस नाराज़ हो जाएंगे। ज़राअत पे अगर टैक्स लगाएंगे तो असेंबली में बैठे हुए लोग नाराज़ हो जाएंगे, उनकी काबीना के लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप ये मुझे बताएं ना कि हाँ, हमने ज़राअत पर कभी टैक्स नहीं लगाया, अगर लगाते तो आज ये नौबत ना आती।
टैक्स चोरी होता है, सबको मालूम है, तमाम दस्तावेजात हुकूमत के पास मौजूद हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत स्टेप उठाने से कासिर है। और मौजूदा हुकूमत तो देखें अभी आई है, ये इतने ज़्यादा सख्त फैसले नहीं कर सकती, हमें तो ये तवक्कुआत रखनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हालात बदस्तूर ऐसे ही कायम रहे, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि आइंदा वाले दिनों में हालात बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे, तो आप समझते हैं कि हम लोग अपने मुआशी पहिया चला सकेंगे, स्टॉक मार्केट चल सकेगी, डॉलर मजीद कहाँ ऊपर जाएगा? ये आप क्या समझते हैं इन तमाम मामलात को देखकर? हमजा साहब, मौजूदा हुकूमत केयर टेकर है, अभी कोई पार्लियामेंट नहीं है, सुनहरा मौका है। हिम्मत की ज़रूरत है, विल की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। अगर ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इन्हें फ़ैसले करना पड़ेंगे। अब वो वक्त गुज़र गया जब अय्याशियाँ करी जाती थी, अब फ़ैसले करने का वक्त आ गया है। अब कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है, इन्हें फ़ैसले करने पड़ेंगे। आप ये देखें कि पिछले फाइनेंस मिनिस्टर मेरे ख्याल है 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर इंग्लैंड चले गए, और प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इंग्लैंड जा चुके हैं। जल्दी जल्दी ये भाग रहे हैं, ये इसीलिए भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ इस हुकूमत के पास ये केयर टेकर ज़रूर हैं, और प्रोफेशनल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। इनका टाइम पीरियड मज़ीद बढ़ा दिया जाए। मैं नहीं समझता कि आवाम को इस वक्त बुनियादी ज़रूरत इलेक्शन की बिल्कुल भी नहीं है। जो हम अगर दूसरे चैनल्स पर बहस व मुबाहिसे देखते हैं कि जो इलेक्शन पर होते हैं, अभी इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है आवाम को। आवाम स्टॉक को ज़रूरत कहाँ है, देख रहे हैं मुस्तकबिल में? डॉलर को कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं अभी देखें, अगर हालात ऐसे ही रहे, डॉलर हालात ऐसे ही रहे तो अभी स्टॉक मार्केट या डॉलर ख़ास तौर पे, इसके लिए मैंने कहा अनसर्टेनिटी है। उरूज और जवाल से कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन अनसर्टेनिटी किसी भी बिज़नेस के लिए ज़हर कातिल होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है देयर इज़ नो क्लियरिटी एट ऑल। कोई हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आ रही। 2-3 दिन तक बैठे, बिजली की कीमतें नहीं कम कर सकें। ये किस तरीके से डॉलर को कंट्रोल करेंगे? खुदारा मैदान में आए। इंटरेस्ट रेट के बारे में अफवाहें फैलाई, र्यूमर्स हैं कि 3%, कोई 4%, कोई 5%। जल्द से जल्द स्टेट बैंक जो है इस अबहाम को दूर करे। अगर ये चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो डेट है शेड्यूल के मुताबिक वो 14 सितंबर है, लेकिन अगर पहले करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं। और ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि 3% और 4%, इसके बारे में स्टेट बैंक आके फौरी क्लियरिटी दे। दुनिया हर मुल्क में इसी तरीके से होता है। फेडरल में, अमेरिका में पहले से बता दिया जाता है कि इस तारीख को इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, ताकि अनसर्टेनिटी का फैक्टर कम हो। और ये जो गिरावट का शिकार है स्टॉक मार्केट और डॉलर, जो ओपन मार्केट में जिस तरीके से सट्टा हो रहा है, जिस तरीके से स्पेकुलेशन हो रही है, जो 320 रुपये में भी सुनने में आ रहा है नहीं मिल रहा है, कोई कहते हैं 325 मगर में भी देखिए नहीं मिल रहा है। सलमान साहब, हमने बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ भी करनी है, सर पर खड़ी हैं। हल्की से हमने इंपोर्ट खोली, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ सर पर हैं, रुपए की कदर पर मुस्तकिल दबाव है। लोकल इन्वेस्टर बिल्कुल भी आपके मुल्क में सरमाया लगाने को तैयार नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। आप समझते हैं कि हम सर्वाइव कर जाएंगे आइंदा 3-4 महीनों तक? देखें, एक चीज़ मैं बताऊं, बहरहाल इसमें जो कहने की बात है कि IMF के हम प्रोग्राम में हैं। इससे कबल जब ये प्रॉब्लम आती थी, आज से महीना 1.5 महीना पहले, तो एक फैक्टर ये होता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मेरे ख्याल है मैं जब पिछले प्रोग्राम में यहाँ आया था तो आपसे इसी मौजू पर बात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका चांस नहीं है, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। जो भी कर्ज़े पाकिस्तान ने उतारने हैं वो हैजिंग उनकी हुई हुई है, उसके प्रोग्राम बने हुए हैं। ये हर्डल्स आना थी, ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब इंपोर्ट बैरियर्स ख़त्म करे जाएंगे, और IMF की रेस्ट्रिक्शन है कि 1.25% से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। IMF से चाहिए ये बात करें, ये उसको कायल करें कि इस गैप को, जो उसने एक पाबंदी लगा दी है कि 1.25% बहुत कम है मौजूदा हालात को देखते हुए, उसको थोड़ा बढ़ाएं या इस पाबंदी को ख़त्म करें। और दीगर जो थोड़ी सख्तियाँ करी हुई हैं एक्सचेंज रेट के मामले में, उसको थोड़ा ईज़ आउट करें तो ये मामला हल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला हल हो सकता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। सलमान साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हम अपने तमाम पॉइंट्स पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं रियाजुद्दीन, सदर इनसाइड एसोसिएशन के। इनसे भी हम जानेंगे कि डॉलर तवातुर के साथ बढ़ा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है। इंडिया बैंक हो या ओपन मार्केट, डॉलर की कीमत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ पर? इसी हवाले से मैं सवाल करूंगा रियाजुद्दीन से। क्या कहते हैं आप रियाज साहब इस हवाले से? जी जनाब, ये डॉलर जो है इस वक्त हमारे लिए वजह नज़ा बन गया है, जो एक्सचेंज रेट है, और ये हम समझ में नहीं आता कि कहाँ जाके रुकेगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी अगर 100 रुपये की एक्सपोर्ट है तो हमारी 250 रुपये की जो है वो इंपोर्ट है।
और फिर आईएमएफ ने ये शर्त लगा दी है कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक के दरमियान जो है 1 या 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो जो है कि चूहे बिल्ली का खेल हो गया है। जैसे-जैसे डिमांड जो है ऑफ़िशियली पूरी नहीं हो रही, तो वो ओपन मार्केट में जा रही है। ओपन मार्केट में रेट बढ़ रहा है, तो पीछे से इंटर बैंक में भी रेट बढ़ रहा है। लेकिन दोनों मार्केटों में अनफॉर्च्यूनेटली डॉलर अवेलेबल नहीं है। तो अगर डॉलर अवेलेबल नहीं है, तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे? गुज़श्ता जो कुछ चंद हफ्तों पहले जब हुकूमत के जाने से पहले साबका जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने फिर स्टेट बैंक के गवर्नर को ये कहा था कि वो इंश्योर करें कि अब आईएमएफ के मुआहदा होने के बाद हमें वाफ़िर मकदार में या कम से कम मतलूबा मकदार में जो है वो फ़ॉरेन करेंसी दस्तयाब हो। उन्होंने वादा भी किया था, उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो वादा जो है वादा ही रहा और ईफ़ा कभी भी नहीं हो सका। और अब सूरत हाल ये है उसके नतीजे में कि तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 18 से 19% लार्ज स्केल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद हो गई है और इसकी तस्दीक जो है हुकूमत के अपने फराहम करदा गुज़श्ता क्वार्टर के जो एक आदत अंदाजे के शुमार मुताबिक कितने नंबर्स हैं? 18 से 19% में हम अ, अगर नंबर्स में कन्वर्ट करें तो कितनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं साइट में? आप हाँ, साइट के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन जो लार्ज स्केल हैं, वो 70-71 ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो कि या तो पार्शियली बंद हो गई हैं, मुकम्मल तौर पे बंद हो गई हैं, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं। इसके अलावा जो मीडियम साइज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तकरीबन 40-45 फ़ीसद और तकरीबन को 250 से पौने 300 जो हैं, वो भी बंद हो गए हैं। लेकिन वो चूँकि फुली फॉर्मल सेक्टर में नहीं होते, उनके नंबर्स जो हैं डिस्क्लोज़ नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्ट नहीं होते। और जहाँ तक कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर का ताल्लुक है, वो तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं और उसके 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि या तो उनके पास माशी सरगर्मियाँ ना होने की वजह से ऑर्डर्स नहीं हैं और दूसरी वजह ये है कि ख़ाम माल जो है वाफ़िर मकदार में अवेलेबल नहीं है और तीसरी वजह ये है कि जो अभी ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की के जो अनफॉर्च्यूनेट मेजर्स हैं, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इतनी ऊपर चली गई है कि अब उनके लिए जिस लागत पर वो माल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए खरीदार नहीं है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त सनतों का चलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट की शरह में भी इजाफा कर देगा स्टेट बैंक। तो उस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर जैसा कि स्पेक्युलेट किया जा रहा है और अनफॉर्च्यूनेटली किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट आइंदा आने वाले दिनों में और मॉनेटरी जो हमारी कमेटी है, उसका इजलास वक़्त से पहले होने लगा है और उसके नतीजे में खुदा ना ख़ास्ता जो है 3% जो हमारा पॉलिसी रेट है बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी जो बैंक्स हैं वो तो लेंड नहीं कर रहे हैं और जो इतना लेंड कर रहे हैं वो तकरीबन 26-27 है। चूँकि हुकूमत जो है ज़्यादातर लेंडिंग लेके जा रही है, तो 26-27% तक जो है वो पहुँच गया है एक्चुअल लेंडिंग रेट बिज़नेसेस को। तो अगर इसमें 3% इज़ाफ़ा किया तो 30% हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएँ कि 30% अगर बैंकों को इस वक़्त तो कमाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ब्रेक इवन भी मुश्किल से हो रहा है। तो अगर 30% इंटरेस्ट की सूरत में बैंक्स को अदा कर दिया जाएगा, तो वो कौन-सा बिज़नेस होगा जो कि फ़ीज़िबल रह जाएगा। तो ये तो कहते हैं ना द लास्ट स्ट्रॉ इन द बैक ऑफ द कैमल के जी आखिरी कोड़ा होगा जो लगाया जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँ। पहले ही बिज़नेसेस जो हैं वो तकरीबन बंदिश का शिकार हैं, बिजली और गैस के नर्ख़ बढ़ जाने की वजह से। अच्छा रियाज तो साहब, कौन-कौन से ममालिक से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं इंडस्ट्रीज़ लगाने के हवाले से? ये सुनने में भी आ रहा है कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियलिस्ट ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, खतूत जारी हैं और मुस्तक़बिल में फ्लाइंग कैपिटल का मामला हो सकता है। तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ना, ह्यूमन कैपिटल तो सबके सामने है, जितने नंबर ऑफ पासपोर्ट बनते हैं, वो फ्लाई कर रहा है। लेकिन जो कैपिटल की फ़्लाइट है, कैपिटल जो है एक बड़ी नाज़ुक सी चिड़िया है, जहाँ उसको अपॉर्च्युनिटी होती है, वो फ्लाई करके चली जाती है, उसके अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन नेचुरली लोग जो हैं, वो इतने ओपन नहीं होते कि आपसे ये डिस्क्लोज़ कर दें कि वो किन ममालिक में और किन टर्म्स के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बात तयशुदा है कि ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनके पास इंटरनेशनल ऑर्डर्स मौजूद हैं और उनका रेपुटेशन भी है, तो वो बहुत एक्टिवली या तो ये फैसला कर चुके हैं या कंसिडर कर रहे हैं कि वो अपनी जो ऑर्डर्स हैं अगर वो पाकिस्तान से कंपैटिटिवली नहीं पूरे कर सकते या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो नेचुरली वो ममालिक जो कि टेक्सटाइल की प्रोडक्शन में कंपैटिटिव हैं, उनका वहाँ जाना जो है कैपिटल की फ्लाइट होना
वो बिल्कुल एक नेचुरल अमल होगा। यानी बांग्लादेश, वियतनाम, गल्फ कंट्रीज, यहाँ पर आपका इशारा है। आपने दुरुस्त नाम लिए कि बांग्लादेश है, वियतनाम है, जॉर्डन है, इन ममालिक में जो है वो ख़ास तौर के ऊपर टेक्सटाइल न सिर्फ फ़ीज़िबल है, बल्कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम है, और उनकी जो हुकूमतें हैं वो इनवाइटिंग भी हैं और इंसेंटिव भी दे रही हैं इन्वेस्टर्स को भी और जनरली अपने यहाँ के एक्सपोर्टर्स को भी। जी बिल्कुल, रियाज साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान साहब ये बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम देखेंगे कि सनअती पहिया मुकम्मल तौर पे मुंजमद अगर हो जाता है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब होगा, आप क्या समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कहाँ पर स्टैंड करेगी आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, स्टॉक मार्केट का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ऑलरेडी 4 साढ़े 4 की प्राइस अर्निंग रेशो पे चल रही है। बहुत ही सस्ती मार्केट है, बहुत चीप मार्केट है। मार्केट उस वक्त प्रॉब्लम का शिकार होती है जब फाइनेंसिंग या फ्यूचर में लेवरेज पर ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस मौजूद हों, जो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी हैं। और मार्केट चूँकि मुसलसल कई सेशन से घट रही है, हो सकता है बाउंस बैक भी हम उसको में देख लें, ठहराव भी देख लें। लेकिन जैसा कि आपने अभी अपनी गुफ्तगू में ह्यूमन ब्रेन ड्रेनेज का जिक्र किया है, सिर्फ जुलाई के महीने में 4,60,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं, रिकॉर्ड है और ये। ये पढ़े लिखे काबिल लोग बिल्कुल हैं। आज आप दुबई में या सिंगापुर में या कोरिया में जब भी कोई जॉब अनाउंस होती है तो सबसे लंबी लाइन पाकिस्तानियों की लगती बिल्कुल है। ऐसा ही है। बड़ा अफसोस का मकाम है, और शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है, और इसमें किसी सूरत में भी हमें कोई लाहे अमल की ज़रूरत है। कोई अभी भी ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक वाज़ेह पॉलिसी की ज़रूरत है। वो स्टेप्स जो आज तक 70-75 साल में नहीं लिए जा सकें, अब लेने पड़ेंगे, लेना चाहिए अनटैक्स, जो मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और जी। ऐड करूँगा। देखें, IMF तो कहेगा कि मज़ीद टैक्सेस लगाएं आप। टैक्सेस तो ऐड ऑन करने पड़ेंगे। आपने अपना टैक्स नेट को अगर कवर करना है और जो लूज़ पोल्स हैं टैक्स में, अगर उसको कवर करना है तो IMF ने तो पहले ही इशारा दे दिया कि आपने अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर पर मज़ीद टैक्सों का बोझ डाला जाएगा, तो आप समझते हैं कि कराची स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अब अपनी लिमिट पर हैं। कॉरपोरेट सेक्टर या सैलरीड क्लास सेक्टर या वो सेक्टर जो ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद हैं, उन्हीं को पर बोझ डाला जाए, अब हरगिज़ इसकी गुंजाइश नहीं है। एक्टिव और क्लाइंटेल कहाँ पे आ गया है हमारा? एक्टिव क्लाइंटेल का जो कि रेशो है, जो वैसे ही इतना गिर चुका है और लोग तो वैसे भी बोरिया बिस्तर समेट के स्टॉक से जा रहे हैं, तो एक्टिव क्लाइंटेल इस वक्त कहाँ पर है? देखिए, एक्टिव क्लाइंटेल जो एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 3 लाख रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन जो एक्टिव हैं वो 50,000 से लाख के दरमियान हैं। और उनका डे बाई डे जो है उनकी जो तादाद है वो कम होती रही है। पिछले दिनों जो स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, और स्टॉक मार्केट जो है दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट करार पाई थी। 16-17% एक महीने का रिटर्न था, जो कि बैंकिंग रिटर्न से कई गुना ज़्यादा था। उस वक़्त हमें लग रहा था कि मार्केट जो है वो नए रिकॉर्ड्स की तरफ यकीनन जाएगी। फॉरेनर्स ने फ़र्स्ट टाइम 3-4 साल बाद जो है वो बाइंग की थी, इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की थी, और अच्छी खबरें थी जिसमें डिविडेंड रिलेटेड, जैसे कि आपने अभी फरमाया था कि प्लग इन स्कीम, डिविडेंड प्लग इन स्कीम की वजह से जो अच्छे पे आउट्स की उम्मीद थी। हाउएवर डॉलर की मौजूदा एप्रिसिएशन ने अब वो उस सिलसिले को ज़रा स्लो कर दिया है, कम कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत आके अगर उन तमाम पॉलिसीज़ का जो पहले ऐलान हुकूमत कर चुकी है, वाज़े तौर पे अनसर्टेनिटी ख़त्म करे और बताए कि वो सारे मंसूबे अभी भी विद इन द लाइन है, तो आई एम श्योर कि स्टॉक मार्केट संभल सकती है। जी, स्टॉक मार्केट अल्लाह करे संभल जाए, लेकिन हालात तो ऐसे नहीं है। राजुद्दीन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अगर मज़ीद टैक्सेस लगते हैं, शरह सूद में इजाफा होता है, डॉलर ऊपर जाता है, तो सनतकार सनतें बंद कर देगा या फिर भी चांस लेगा कि वो पाकिस्तान में रहे और सनतों को चलाए? क्या समझते हैं? आखिर में ये बता दें। देखिए, पार्शली तो बंद हो चुकी है और उसका मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 21% सेल्स टैक्स देने के बाद और तकरीबन 39% इनकम टैक्स और उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स, और उसके बाद जो है जो बची कुछ आमदन है उसके ऊपर जो अभी नया सेक्शन 95D इंट्रोड्यूस हुआ है बजट के अंदर, उसका 50% टैक्स देने के बाद अगर कोई 5-7-10 रुपये परसेंट बच जाते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो डिविडेंड टैक्स है। तो 100% अगर इनकम गवर्नमेंट को टैक्सेस की सूरत में दे देनी है
तो फिर जाहिर है कौन ऐसा बिजनेस होगा जो कि यहाँ काम करना चाहेगा। बिल्कुल बंद हो जाएंगे ना, अगर बंद नहीं होंगे तो वो अपने हाथ से बंद कर देंगे। जी, बिल्कुल अपने हाथों से इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया राजुद्दीन साहब। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है और एक अहम मौजू है इस वक्त के सूबाई वज़ीर ख़जाना यूनुस धागा ने अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोरंगी ट्रेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि निगरां हुकूमत से ज़्यादा तवक्कुआत ना लगाए। मुख्तसर मुद्दत के लिए हुकूमत आई है और मुख्तसर मुद्दत में कोशिश की जाएगी कि मौशी मसाइल को जितना हल कर सकें वो हम करें, लेकिन ज़्यादा तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अख्तियार बेग ने, साबिक मुशीर रह चुके हैं वज़ीर आज़म के और मारूफ सनतकार भी हैं। मिर्ज़ा साहब, सूबाई वज़ीर ख़जाना यूनुस धागा ने अभी काटी में कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने क्लीन चिट दे दी है और क्लियर उन्होंने बता दिया है कि ज़्यादा तवक्कुआत ना लगाएं। निगरां हुकूमत से मुख्तसर मुद्दत के लिए आए हैं, इलेक्शन कराएंगे, घर जाएंगे, मौसम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, बात तो बिल्कुल सही उन्होंने कही है गिलानी साहब। वो ये कहते हैं कि हम निगरां हुकूमत हैं, मुख्तसर और एक महदूद मैंडेट के साथ आए हैं। इनका मेन काम इलेक्शन कराना है और इलेक्शन साफ और शफाफ अगर वो कराते हैं तो वो अपने ड्यूटी उन्होंने वो अंजाम दी है जिसके लिए उन्हें लाया गया था। लेकिन आदमी इतने परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिजली की कीमतें इस दौर में भी निगरां हुकूमत के दौर में भी बढ़ रही हैं। तो आदमी इनकी तरफ देख रहा है कि क्या ये अवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं, ये जाने हुए कि ये एक मुख्तसर अरसे के लिए आए हैं और 90 डेज का इनका मैक्सिमम पीरियड है जिसमें इन्होंने वापस जाना है। लेकिन तो मिर्ज़ा साहब एक आम आदमी, बिजनेसमैन, ट्रेडर, मैं, आप, हम सब तो हुकूमत की तरफ देखेंगे ना कि इस वक्त तो मनसब पे जो फायज होगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे मसाइल को हल करें। अगर वो ये कह दें कि हम मुख्तसर मुद्दत के लिए आए हैं और ज़्यादा तवक्कुआत हमसे ना रखी जाए, तो फिर तो हमारा मोराल बहुत डाउन हो जाएगा। यकीनन मोरल आज बिजनेसमैन भी परेशान है, आम आदमी, आम सारे परेशान है। हम सड़कों पे तो निकल आए हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है किसका दामन पकड़े हम, किससे कहें, दाद फरियाद किससे करें। तो यही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है। और अभी शमशाद अख्तर साहबा ने जो मीटिंग की है IMF से, उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि जी अगर आप रेवेन्यू में यानी टैक्सेस में कमी करते हैं कुछ, तो इतने इजाफी रेवेन्यू कहाँ से लेंगे, वो हमें एक रिटर्न आप प्रपोजल दें कि हम इस जगह से रेवेन्यू को बढ़ाएंगे और वो रेवेन्यू जो बढ़ेगा उससे ये शॉर्टफॉल पूरा होगा। तो उधर भी बात इतनी आसान नहीं है कि IMF ने आपको गो अहेड कह दिया है। तो और ये सब चीजें हैं जो यकीनन बायस तशवीश है और एक आम आदमी बहुत परेशान है। इतना ज्यादा मैंने परेशानी बिजनेस कम्युनिटी में, एक आम सारिफ में पहले कभी नहीं देखी। मिर्ज़ा साहब, आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में भी इजाफा यकीनी होगा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर पे मज़ीद टैक्स भी लगेगा, शरह सूद में भी इजाफे की खबरें आ रही हैं। तो कैसे होगा हमारे मुल्क में सर्वाइवल हम लोगों का? इंडस्ट्रीज़ कहाँ खड़ी हुई हैं? निगरां हुकूमत के लिए तो चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारी एक्सपोर्ट गिरनी शुरू हो गई है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी गिरी है, मजमूई एक्सपोर्ट भी गिरी है। हम 31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए थे, अब हम 25-26 बिलियन डॉलर की इस साल बात कर रहे हैं। बिल्कुल। रेमिटेंसेस भी हमारी 31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी जिलानी साहब, इस बार वो भी आपको 27 बिलियन के आसपास मुतवक्के हैं। ये भी नहीं होगी तो मिर्ज़ा साहब, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है ब्लैक मार्केट में, बहुत मुश्किल है कि ये भी हम टारगेट अचीव कर लें। जितना डॉलर ऊपर जाएगा, जितना ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में फर्क बढ़ेगा, जो अब बढ़ चुका है। बिल्कुल। आज 303 जो है वो इंटर बैंक में है। आपकी इंटर बैंक में था और
मेरा ख्याल से 320 से ऊपर चला गया है। 323 पे मार्केट है और ब्लैक मार्केट 340 345 है। बिल्कुल। तो अब ये गैप जो है ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी को खींचता अपनी तरफ के हवाले से या हुंडी से रेमिटेंस करें, और यही वजह है कि रेमिटेंसेस में कमी आ रही है मुसलसल 2-3 महीने से, और $3 बिलियन की तो कमी 2 महीने पहले थी, अब मजीद उसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल। तो ये लहम फिक्रिया है, क्योंकि इससे हमारे ज़खायर, बैरूनी ज़खायर में मजीद कमी होगी, और एक्सटर्नल पेमेंट का प्रेशर है, कर्जों की अदायगी की दबाव है, लिहाजा समझ में नहीं आता कि वो पेमेंटें हम कहाँ से करेंगे। $2 बिलियन के सुसुक बॉन्ड लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी साख कितनी अच्छी नहीं है, आपके पहले वाले बॉन्ड्स की कीमतें आधी से कम होके खड़ी हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये किस रेट पे सरमायाकार को राग़िब कर सकें ये बॉन्ड में सरमायाकारी करने के लिए। बिल्कुल, ये एक तशवीशनाक बात है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, यूनुस दागा साहब ने K4 मंसूबे के हवाले से भी एक बात कही कि गुज़िश्ता हुकूमत ने K4 के हवाले से जो फ़ंड रखा है वो बहुत कम रखा है। कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक ये मंसूबा हम फाइनल कर लें, अदरवाइज़ ये मंसूबा 2-3 साल ताख़ीर का शिकार हो सकता है। आप नहीं समझते कि कराची इंडस्ट्रियल हब है, अगर यहाँ पर K4 मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुँचा बर वक्त, तो इससे भी इंडस्ट्रीज़ को शदीद ज़र्ब लगेगी? देखिए, K4 का मंसूबा जो है ये बदनसीब मंसूबा 3-4 सालों के बाद, 5 सालों के बाद अभी दोबारा वो रिव्यू में आया है, रिविजिट किया गया है, दोबारा उसका प्लान बनने जा रहा है। एस्टिमेट जो उसके तखमिया था वो कॉस्ट डबल हो गई है, और अब आप कह रहे हैं कि 4 साल और 3 साल में दोबारा पानी, ये वो मंसूबा था जिससे लोग पानी की उम्मीद लगाए हुए थे कि कभी भी पानी की इसकी जो है सप्लाई वो हमारे लाइनों में हो सकती है। तो K4 मंसूबे में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, मुझे तो नॉन मैनेजमेंट और अनप्रोफेशनलनेस उसमें नज़र आई है, और ये प्रोजेक्ट जो है ये सूबे में और मरकज़ में पिंग पोंग बन के रह गया है। ये आपने जो इशारा किया ये गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर किया, क्योंकि उन्होंने बजट में 17 अरब रुपए सिर्फ मुख्तस किए थे इसमें, जो कि नाकाफ़ी थे। उस वक्त भी बिजनेस कम्युनिटी ने काफ़ी शोर मचाया था। ज़ाया हुआ है वो इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत में ज़ाया हुआ है। अच्छा, उस हुकूमत के बाद फिर जो गुज़िश्ता हुकूमत आई थी उसने भी आपको पता है कि 17 अरब रुपए मुख्तस किए थे। रोक दिया था ना, 3.5 साल बाद ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया था, जी बिल्कुल। और फिर इसको रिविजिट करा, फिर इसकी नई प्लानिंग और फिर हुई। सिर्फ 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए बजट में कराची के लिए इस मंसूबे पर। अब ये भी कीमत जो है वो दुगनी हो गई है। बिल्कुल। जो पहले 14-15 अरब रुपए, फिर 30-35 अरब रुपए, फिर 70 अरब का तखमिया है, और ये जिस तरह से डॉलर जो है ऊपर जा रहा है, ये भी आपको इसको दोबारा एक रिवाइज तखमिया लगाना पड़ेगा, और K4 की एक रिवाइज कॉस्ट सामने आएगी जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। बिल्कुल। वो इतनी ज्यादा होगी क्योंकि डॉलर का रेट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो मैं नहीं समझता कि कोई भी पुराने एस्टिमेट्स पे प्रोजेक्ट लग सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मिर्ज़ा साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान साहब, आखिर में आप ये बता दें कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो पाकिस्तान इस बार आ जाएंगे, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि वो आ रहे थे लेकिन उनका बजट कैंसिल हो गया था। लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि वो आ जाएंगे, और चूँकि वो भारत जा रहे हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में स्टे करेंगे 4 से 6 घंटे, तो कुछ हमने तवक्कुआत लगानी चाहिए उनसे कि कुछ वो मुआशी खुशखबरी हमें सुना दें और हमारी मईशत को संभल जाए। डेफिनेटली, इसलिए कि वो आ रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, बड़ी अच्छी तरह पता है उनको, ख़बर है कि वो किस मुल्क में किस मौके पर वो तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी ख़बर हो सकती है, और दुआ कर सकता हूँ मैं कि जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं करें, क्योंकि इस मुश्किल मरहले पर, इस मौके पर यकीनन एक बड़ी फ़ॉरेन एड की ज़रूरत पाकिस्तान को इमीडिएटली है, इमीडिएटली। बिल्कुल। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि थर में चीनी कंपनी ने वाजिबात की अदम अदायगी पर कोयले की पैदावार रोकने का इंदिया दे दिया है। एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी मुतहरिक हो गई है और स्टेट बैंक से रब्ता उन्होंने कर लिया है, और इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है कि हम चीनी कंपनी को अदा कर सकें।
इससे कोयले की तरसील भी मुतासर हो जाएगी। तकरीबन $5 करोड़ तक इनके वाजिबात हमने अदा करने हैं और 4 महीने के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। आप नहीं समझते कि अगर कोयले की तरसील मुतासर हो जाती है तो बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा और ये हमारे लिए एक बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है कि हम चाइना को नाखुश कर देंगे? इसमें डेटा और तफसीलात निकाली हैं और बड़े अफसोस की बात है कि थरकोल का जो प्रोजेक्ट है सीपैक का, और एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे सिंकोल और एंग्रो का ब्लॉक 2 में, बिल्कुल। तो वो तकरीबन आपको 1360 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो एंग्रो और सिंकोल का जॉइंट वेंचर है, और इसमें चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन CMEC बिल्कुल। को माइनिंग के लिए हायर किया गया था। उसकी माइनिंग की कीमत जो बिल्स हैं वो $60 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर 10 सितंबर तक ये पे नहीं होते तो वो माइनिंग की दोबारा सर्विस करना जो है वो रोक देंगे, और उसके बाद डेफिनेटली जो है वो जो पावर जनरेशन है उस पे असर पड़ेगा। और ऑलरेडी जिस तरह से वो अब काम कर रहे हैं उसमें 50% की प्रोडक्शन बिजली की पहली कम हो रही है, क्योंकि प्रॉपर कोयला माइन नहीं हो रहा है, प्रॉपर कोयला नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में, या जो कंपनियां हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। आपने 50 से 60 मिलियन डॉलर जो उनकी लिमिट थी उससे भी आप ज्यादा हो गए हैं। 4 माह जो में अदायगियां मजीद नहीं, 4 माह में मजीद $3 करोड़ अदा करने हैं इनको। जी हाँ, वही तो मैं ये कह रहा हूँ कि 60 मिलियन डॉलर अब तक हो चुके हैं पहली तारीख तक। मगर हमारे पास तो और पैसे नहीं है ना जेब में, अब क्या करेंगे हम मिर्जा साहब? ना हमारे पास तो इम्पोर्ट बिल की पेमेंट अदाइयों तो के पैसे नहीं है। आधी पेमेंट तो करके दें ताकि वो कंपनी अपना सर्विसिंग जो माइंस की रखे, हमें कोयला मिल सके, हमारी प्रोडक्शन बिजली की जो है वो मुतासर ना हो। और फिर इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं, एंग्रो और हुकूमत सिंध जो इसमें पार्टनर है, बिल्कुल। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो उनकी पेमेंटों को इंश्योर करे और उनका इंटरेस्ट और उनका दिलचस्पी प्रोजेक्ट में कायम रखे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई पेमेंट ही नहीं हुई, और अब इस हालत पे आया है कि उन्होंने नोटिस दे दिया है कि 10 सितंबर को, जो बहुत करीब है, अगर ये पेमेंट नहीं हुई तो वो माइनिंग की जो सर्विसिंग है जिसके लिए उन्हें हायर किया गया है वो छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि हमारा दोस्त मुल्क, हमारा हमेशा साथ देने वाला मुल्क चाइना, जो जिसकी एक प्राइवेट कंपनी है जो पाकिस्तान में काम कर रही है, और उसने हमें वाजिबात की अदम अदायगी पर मरासला भिजवा दिया है और कहा है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो 10 सितंबर के बाद माइनिंग का काम रोक दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान का इमेज कतई तौर पे अच्छा नहीं जाएगा, और वैसे भी पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना है और इसमें चाइना भरपूर साथ देता है पाकिस्तान का। हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि फिल फौर इस हवाले से पैसों को रिलीज़ किया जाए और ताकि माइनिंग का काम ना रुक सके और चाइना के और हमारे जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर कोई बात ना आए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। सलमान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। कल फिर हाजिर होंगे कॉमर्स की अपडेट के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।